Hi friends, I am Ashish. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों हमने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की टॉपिक किस पर है। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि इनकी नीड हमेशा हमें मैथ्स में यूज़ होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट बताना चाहेंगे। ठीक है कुछ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल, इसको कहा जाता है चर। ध्यान से समझना ये होता क्या है। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जिनकी जो वैल्यूज़ होती है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जिनकी वैल्यू क्या होती है? कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। वो होता क्या है? वो वेरिएबल होता है। जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो वेरिएबल होता है। जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है वो क्या होता है? चर। ठीक है, अब ये चर को हम शो किससे करते हैं? जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जैसे आपने ABCD पढ़ी है, इसको शो किया जाता है X, Y, Z, L, M, N, P। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ठीक है, इनसे वेरिएबल को शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, और वेरिएबल होते क्या है वो मैंने आपको अभी बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट, अब आते हैं अचर। ठीक है, अचर क्या हो जाएगा? जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये जिनकी जो वैल्यूज़ होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जिनकी जो वैल्यूज़ होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, जिनका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता। डेफिनेशन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको क्या कहा जाता है? अचर। अभी अचर किसको हम किससे शो करते हैं? अचर को सिंपल जैसे 4, 3, 2, 1 हो गया, 7, ये क्या होते हैं बच्चों? ये 8, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कांस्टेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। जब हम अचर और अचर सीख लेते हैं, अचर मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके बाद आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती हैं। जैसे अब हम अगर बात करें टर्म्स की, जिनको पद कहा जाता है, टर्म्स क्या होते हैं? सपोज करो हमने ये लिखा 3x+7, और ये जो व्यंजक है यानी जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं टर्म की बात करूँ तो टर्म क्या होंगे? इसमें टर्म होंगे 3x। टर्म क्या होंगे इसमें? 3x और 7। ठीक है, तो इसमें ये टर्म होंगे, इन्हें पद कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया और आपको पद को, टर्म को समझा दिया। 3x+7। ठीक है, मैं 3 और 7 क्या है बच्चों? टर्म है। एक बात मैं आपको और बता दूं, पदों को जोड़कर ही व्यंजक बनाया जाता है। ठीक है, पदों को जोड़कर ही व्यंजक बनाया जाता है, यानी टर्म्स को ऐड करके क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब आप क्या क्या सीख गए? अब आप सीख गए हैं कि हमने वेरिएबल सीख लिए, कांस्टेंट सीख लिए और टर्म भी सीख लिए। ठीक है, अब हमें क्या सीखना, अब इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए? आपको सीखना चाहिए जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कई होते हैं ये। ठीक है, बारी बारी से मैं 1 बाय 1 आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है,
वेरिएबल सिखा दिया, कांस्टेंट सिखा दिया, टर्म सिखा दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। बीजीय व्यंजन, अब ये होता क्या है, कोई चर और अचर, कोई चर और अचर संख्या या समूह मौलिक गणित से इनका जो समूह होता है ना, अगर गणितीय संक्रियाओं से चिन्हों को से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है, मैं सिंपल डेफिनेशन बनाने की कोशिश, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन बनाने की बात आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपने जैसे ये डेफिनेशन ही हो, जैसे कोई चर अचर संख्या में अगर गणितीय संख्या की क्या होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, ठीक है, साइनों को से युक्त हो, ठीक है, साइनों से मिलकर बनी हो। जैसे आपको ज़्यादा बात समझ में आई हो, समझ में आएगी, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ। हमने एग्जांपल ले लिया 5x² 7y -1। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, अचर भी है, चर भी है, और बीच में क्या आ रहे हैं, बीच में साइंस भी तो आ रहे हैं, जो गणितीय क्या होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें साइन भी यूज़ हो रहे हैं, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो इनको मिला के क्या बन रखा है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, यानी गुणांक। अब ये गुणांक हम क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें गुणांक को समझना है। मैंने 7xy जेड लिखा है, तो इसमें ठीक है, आप समझ जाओगे कोफिशिएंट क्या होता है। ये जो 7 है, इसको तो बच्चों कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट कहते हैं। अब बात आती है, ये XYZ क्या होता है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो XYZ क्या होता है, इसे कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। इसे ना बीजीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय पद, अलजेब्रिक टर्म XYZ को। और 7 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब जैसे कि हमें मान लो XY लेना, हमने लिख दिया XY, ठीक है। तो अब हम, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप ऐसे ना कहें कि इसका तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, हमने कहा 1, इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। और XY क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक टर्म, इसका अलजेब्रिक टर्म हो जाएगा। XY अलजेब्रिक टर्म है, और 1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट भी आप सीख गए होंगे। कोफिशिएंट सीखने के बाद हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी पता होनी चाहिए। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो दोनों को मैं एक ही एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बीच में लाइन खींच ली, एक तरफ तो लिख दिया हमने लाइक टर्म्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, अनलाइक टर्म, ठीक है। और दोनों में एक ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 2x y + 3x, ये एग्जांपल जैसे हमने लिया, ठीक है, + 5xy, और यहाँ पे हमें होना चाहिए, जैसे हमने ले लिया -4। इस एग्जांपल को दोबारा उतार लेते हैं।
2xy प्लस 3x प्लस 5xy। अब जब आपने एग्जाम्पल उतार लिया, तो अब क्या होता है, हमें आपको इसको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से कि हम कैसे पता करें लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म क्या होती है। हमें इसमें लाइक टर्म जाननी है, तो आप खुद बताइए अलजेब्रिक टर्म 2 के साथ क्या xy, और अलजेब्रिक जो टर्म है 5 के साथ क्या है xy। तो यहाँ पर बच्चों 2xy एंड 5xy, 2xy एंड 5xy क्या होंगे बच्चों, लाइक टर्म होंगे। क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हो बता दिया मैंने आपको क्या होते हैं। अब अलजेब्रिक टर्म क्या है, 2 के साथ xy है और 5 के साथ भी क्या xy है, तो ये क्या होंगे बच्चों, 2xy एंड 5xy होंगे लाइक टर्म। अब बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म की। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे -3 है, तो जैसे ये -3 है, नहीं ये है -4 दिया है, ओह सॉरी बच्चों, ये -4 है और ये +3x है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ना अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर -3x और 4 क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बच्चों, और अब जैसे कि हमने अब यहाँ पे बात कर, ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइक टर्म मैंने आपको बता दी कि अनलाइक टर्म क्या है। सही, तो एक बार मैं चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ। अब इसके बाद मुझे आपको आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल कांस्टेंट ये बता दी मैंने आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बताया, टर्म भी बताया, कोफिशिएंट भी बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हमने लाइक अनलाइक टर्म को, आपको पता होना चाहिए मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमिनियल्स। तो सबसे पहले आते हैं मोनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें केवल एक टर्म होती है, उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें 4z की क्यूब को हमने एक ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। ठीक है, 7, अब आप देख रहे होंगे इसमें टर्म तो एक ही है, तो इसे मोनोनोमियल कहेंगे, जिसे एक पद कहते हैं। अब जब हम ठीक है, मोनोनोमियल आप सीख के होंगे, जैसे और एग्जाम्पल चाहो चलो 5x सीख लो। और मोनोनोमियल के बाद आता है बाइनोमियल। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं बाइनोमियल को। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती है। मोनोनोमियल में क्या थी, 1 टर्म्स थी, मोनोनोमियल्स में 1 टर्म थी, और इसमें क्या है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है। उस जिसमें 2 टर्म्स होती है उसे बाइनोमियल कहते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, xy प्लस 4z, इसमें 2 टर्म्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी a² माइनस b², इसको भी आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप बाइनोमियल भी सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं ट्राइनोमियल पे। ठीक है, ट्राइनोमिनियल्स पे। ट्राइनोमिनियल्स यानी इसे हिंदी में कहते हैं त्रिपद। अब ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है भाई, मोनोनोमियल क्या था, इसमें 1 टर्म थी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स थी, और ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होती है। ठीक है बच्चों, इस ट्राइनोमिनियल्स जिसमें 3 टर्म्स होती है। अब जैसे मुझे इसका एग्जांपल आपको दूँ, अगर मैं 3 टर्म्स का, तो मैं x² 2hxy
प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या हो रही है बच्चों, 3 टर्म हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 3 टर्म्स हो रही है, ठीक है। तो ये ट्राइनोमिनियल है, ठीक है बच्चों, ट्रिपल। तो ठीक है, ये भी आप सीख के हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे ध्यान से देखिए, सी। अब इसके बाद मुझे आपको क्या बताना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे पोलोनोमियल, जिसे क्या कहते हैं, बहुपद के व्यापक रूप। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें व्यापक रूप में, जैसे हम अगर देखें जनरल फॉर्म में, 2 या 2 से अधिक पर वाले व्यंजक को बहुपद या व्यंजक है, 2 या 2 से अधिक पद, जिससे टू और मोर देन 2 में क्या होंगे, टर्म्स होंगे। ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा, 2 और मोर 2, ठीक है, से ज़्यादा जिसमें टर्म हो जाए, ऐसा जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो पोलोनोमियल होगा, ठीक है बच्चों। तो उसे ना क्या कहेंगे बच्चों, पोलोनोमियल कहेंगे, यानी बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब आप इसको उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण जैसे इसका लें, मैं इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया, ये एक्स स्क्वायर 3x + 2। तो बच्चों ये भी ना एक पोलोनोमियल है, ठीक है। ये भी क्या है, एक पोलोनोमियल है। और एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, x³। जैसे मैंने x³ लिया, 3x² लिया, ठीक है, -7 लिख दिया, फिर -12 लिख दिया, ठीक है। ये 3, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, वही एग्जांपल लेने में मैं x³ + 3x² -7x -12, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद है ये भी। और जो ऊपर लिखा है एग्जांपल x² + 3x + 2, ये भी क्या है, बहुपद है। तो मैंने आपको पोलोनोमियल भी सिखा दिया, ठीक है। पोलोनोमियल क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।